Hello everyone. Today's our topic is origin of Earth. Now क्या हो गया ये origin of Earth? The theories of origin of Earth falls under two categories. आज हम पढ़ेंगे origin of Earth और ये जो origin of Earth है इसकी दो categories हैं. Number one is evolutionary or natural theories and number two is catastrophical theories. अब evolutionary और natural theory क्या होगी? These theories suggest that planetary systems form as a part of evolutionary history of same stars. If the Earth and the solar system formed in this manner, then there should be many planetary systems around stars and thus numerous solar system. ये जो ये नेचुरल थ्योरी है ये सजेस्ट कर रही है हमें कि जितने भी हमारे प्लानिटरी सिस्टम्स हैं ये इनकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो सेम स्टार्स की है. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर ये सारे सेम स्टार्स से बने हैं देन इस हिसाब से तो ये बहुत सारे प्लानिटरी सिस्टम्स होने चाहिए, बहुत सारे सोलर सिस्टम होने चाहिए. तो ये है इवोल्यूशनरी थ्योरी का सजेशन. अब नंबर 2 है कैटास्ट्रॉफिकल थ्योरी. जो कैटास्ट्रॉफिकल थ्योरी है वो क्या हमें बता रही है? दीज थ्योरीज बिलीव in some violent events in space like collision of stars as they approach close to each other. ये जो ये कैटास्ट्रॉफिकल थ्योरी है ये बिलीव कर रही है कि हमारे स्पेस में कुछ वायलेंट इवेंट्स हो गए हैं जैसे कि कोलिजन ऑफ स्टार्स हो जाते हैं जिसकी वजह से प्लैनेट्स फॉर्म हो जाते हैं. अब हम इवोल्यूशनरी थ्योरीज पढ़ेंगे जो नेबुलर ने दी है. हाइपोथेसिस ऑफ केंट नंबर 1 है. नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ केंट ये हम पढ़ेंगे. इमैनुअल केंट इन 1775 में ये हाइपोथेसिस दी थी. उसने यूज़ किया था न्यूटन लॉ इन हिज थ्योरी. अब अकॉर्डिंग टू केंट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए हैं. अकॉर्डिंग टू केंट द हार्ड पार्टिकल्स सुपरनैचुरली क्रिएटेड कोलाइडेड विद वन अनदर. These collisions took place because of gravitational attraction and in this process heat was generated. यानी कि वो कह रहा है कि हमें पहला पॉइंट है कि हार्ड पार्टिकल्स थे हमारे स्पेस में जो क्लाइड हो गए विद वन अनदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. जब वो क्लाइड हो गए तो वहाँ पे क्या हो गया? हीट जनरेट हो गई. जब हीट जनरेट हो गई उस प्रोसेस में जो ओरिजिनल मैटर वॉज कन्वर्टेड इनटू रोटेटिंग नेबुला. वो किस में कन्वर्ट हो गया? रोटेटिंग नेबुला. अब रोटेटिंग नेबुला क्या हो गया? नेबुला इट इज़ अ क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड गैस. नेबुला फॉर्म हो गया बट इट इज़ इसमें बताया कि अलॉन्ग विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट इज इक्वेटोरियल प्लेन. बट जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका ये जो नेबुला है ये हमें इसके साथ सेंट्रल फोर्स एक्ट करने लग गया. हाँ, तो लेटर ऑन सक्सेसिव रिंग्स ऑफ मैटर वेयर थ्रोन ऑफ विच देन कंडेंसेस टू फॉर्म प्लैनेट्स. पहले आपने देखा कि हमारा जो नेबुला था वो फॉर्म हो गया. जो नेबुला था वो हीट प्रोड्यूस कर रहा था और वो रोटेट कर रहा था. साथ में उसका एक कैरेक्टरिस्टिक था, उसके पास स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी था. और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है कि वहाँ पे जब वो घूम रहा होता है वहाँ पे जनरेशन ऑफ रिंग्स हो जाते हैं. यानी कि सक्सेसिव रिंग्स ऑफ मैटर वी आर थ्रोन ऑफ विच इन कोर्स ऑफ टाइम कंडेंस टू फॉर्म द प्लैनेट्स. वो रिंग्स बनती है और जब रिंग्स ऑफ मैटर बनती है और वो फिर बाद में अलग हो जाती है, फिर वो कंडेंस होती थी और वो प्लैनेट फॉर्म हो जाती है. ये था केंट की हाइपोथेसिस. नाउ अब नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस. जो ये लैपलेस था ये मैथमेटिशियन था. इसने भी नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी. इसका नाम था मार्कस डी लैपलेस. उसने ये थ्योरी दी थी इन 1796 में. उसने क्या किया था? उसने ये थ्योरी को जो केंट की थ्योरी थी, केंट का यही जो नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ केंट थे उसको मॉडिफाई किया था. ही पुट फॉरवर्ड ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ केंट थ्योरी ऑफ नेबुलर ऑरिजिन. ही एज्यूम दैट. उसने क्या एज्यूम किया कि जो नेबुला था, नेबुला वॉज ऑलरेडी इन रोटेटिंग स्टेट ड्यू टू कूलिंग.
वो और पहले से ही रोटेटिंग स्टेट में था, कि नेबुला था पहले से ही ऑलरेडी स्पेस में था और वो रोटेटिंग स्टेट में था, और जब वो रोटेट करा था वहाँ पर ग्रेजुअली कूलिंग स्टार्ट हो गई। फिर ड्यू टू कूलिंग इट श्रैंक एंड स्पिनिंग मोर एंड इट स्टार्टेड स्पिनिंग मोर रैपिडली। तो जब वो क्या हो गया, कूलिंग हो गया, तो ये जो नेबुला श्रैंक हो गया और स्पिनिंग हो गई मोर रैपिडली। जब ये स्पिनिंग ज़्यादा हो गई इट कॉज नेबुला टू फ्लैटन टू फॉर्म अ डिस्क। फिर नेबुला जब इस रोटेट होने लगा, स्पिन हो गया, उसकी वजह से नेबुला फ्लैटन हो गया और उसने डिस्क की शेप ले ली। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराउंड द मार्जिन कॉजेज अ रिंग ऑफ मटेरियल टू सेपरेट। और जिसकी वजह से जब ये राउंड करने लगा, फिर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लगा मार्जिन की तरफ से, वहाँ पर रिंग ऑफ मटेरियल सेपरेट होने लग गए। आफ्टर दैट स्मॉल रिंग्स वुड सेपरेट। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे जो रिंग्स है वो सेपरेट होने लग गए। उसके बाद क्या हो गया, कंडेंसेशन ऑफ मैटर वुड स्टार्ट एंड कलेक्टेड इन लार्जर एग्रीगेट्स। अब जो रिंग्स निकले, फिर वो मैटर जो था उनके ऊपर, वो कंडेंसेशन ऑफ मैटर स्टार्ट हो गया, उनका मैटर जो था वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई और वो लार्जर एग्रीगेट्स में हो गए। देन एग्रीगेट्स कोलाइड एंड कलेक्ट इनटू प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। वही एग्रीगेट्स कोलाइड हो गए और कलेक्ट हो गए प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स में। नाउ हम इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, आप वो देखेंगे। हाँ, जो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बनाइए आप देखो। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ केंट, पहले मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मैंने बनाया रोटेटिंग नेबुला था। जो रोटेटिंग नेबुला था उसके बाद उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है और वहाँ पे जनरेशन ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स होती है, और वही लास्ट में क्या करती है, फॉर्म प्लैनेट्स। नंबर 2 है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपिस। इसमें जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया, पहले हमारा रोटेटिंग नेबुला है। रोटेटिंग नेबुला क्या करता है, धीरे धीरे रोटेट हो रहा है, उसकी वजह से ये श्रैंक होने लगता है, डिस्क लाइक शेप आ जाती है और श्रैंक हो जाता है, और धीरे धीरे ये और छोटा हो जाता है, और साथ में ये भी रिंग सेपरेट करने लगता है, और यही फॉर्मेशन करता है प्लैनेट्स की और सैटेलाइट्स की। यहाँ पर दिखाया है ये रिंग्स करने सेपरेट, फिर वो मटेरियल कंडेंसेशन हो रही है और वही प्लैनेट्स बना रहे हैं। नाउ protoplanet hypothesis. The protoplanet hypothesis was first proposed by C.F. von Weizsäcker and later modified by Gerard P. Kuiper. ये जो प्रोटोप्लैनेट की जो हाइपोथेसिस है ये दी थी पहले C.F. वॉन विज़ेकर ने, और इसको फिर बाद में मॉडिफाई किया गया था जेरार्ड पी क्यूपर ने। दिस हाइपोथेसिस इंक्लूड्स, अब ये हाइपोथेसिस क्या बता रहे हैं, ए कोल्ड रेयर फील्ड क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस ग्रेजुअली कंट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स। ये बता रहे हैं कि एक क्लाउड ऑफ डस्ट है और पार्टिकल्स का, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्लैटन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द मास दैट इज 90% कंसनट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्क लाइक क्लाउड, और ये बीच में 90% इसका मास हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। The remaining materials form a disk that will eventually become the planets and form larger and larger bodies from meter to kilometer in size. दैट इज़ प्रोटोप्लैनेट्स। यही जो मटेरियल फिर बनाते हैं डिस्क, और वही डिस्क फिर लार्जली इवेंचुअली बिकेम प्लैनेट्स। ठीक है, अब मैं आपको पहले इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताती हूँ, आपको उससे ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। जो ये प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस है, इसमें आपको पहले दिखाया क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड गैस होता है, वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड फ्लैटन्स हो जाता है। साथ में इसकी जो डायरेक्शन होती है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, और धीरे धीरे जो जब ये घूम रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ये इसमें 90% ऑफ मास कंसनट्रेट हो जाता है सेंटर में। फिर उसके बाद इसमें टर्बुलेंस हो जाता है, वहाँ एडीज फॉर्मेशन होती है, और ये और ज़्यादा श्रैंक हो जाता है। जब ये श्रंक हो जाता है, साथ में ही जो ये श्रंक हो जाता है, इसमें आगे जाके कंडेंसेशन हो जाती है, जिस कंडेंसेशन से क्या बन जाते हैं, जो मटेरियल जो मास होता है वहाँ पे वो कंसनट्रेटेड नॉट्स में बन जाते हैं। वही नॉट्स फिर आगे जाके एग्रीगेट होने लगते हैं, वो मटेरियल एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेशन हो जाती है, और जो कि बना देते हैं प्रोटोप्लैनेट।
नाउ हम पढ़ेंगे कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज। अब कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज में नंबर 1 पे है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रुसेल एंड लिटिलटन। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दी थी रुसेल ने एंड लिटिलटन ने। रुसेल प्रपोज्ड, उसने क्या बताया था, देयर वर 2 स्टार्स नियर द प्रिमिटिव सन। यहाँ पर मैंने बताया सन है हमारा, उसके साथ में 2 स्टार्स है, एक कंपेनियन स्टार एंड अप्रोचिंग स्टार। द अप्रोचिंग स्टार डिडंट कॉज एनी टाइडल इफेक्ट। उसने जो अप्रोचिंग स्टार था उसने कोई भी टाइडल इफेक्ट नहीं किया, लेकिन किसको, सन को, क्योंकि बहुत दूर था सन से। बट इट इफेक्टेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ द कंपेनियन स्टार बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव टाइडल फोर्स। जो कि ये कंपेनियन स्टार था, इसके ये नज़दीक था, तो उसकी वजह से इसमें जो अप्रोचिंग स्टार की वजह से उसमें कंपेनियन स्टार में बहुत सारा टाइडल फोर्स आ गया, कांटेक्ट में था, तो उसकी वजह से लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ जो मैटर है वो क्या हो गया, उस पर इफ़ेक्ट हो गया। अब जैसे ये जो कंपेनियन स्टार और यही अप्रोचिंग स्टार एज द स्टार्स केम नियरर, जैसे नज़दीक पहुंच गए, द ग्रेविटेशनल एंड टाइडल फोर्स इंक्रीज्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर वाज इजेक्टेड फ्रॉम द कंपेनियन स्टार। जब ये नज़दीक आ गए तो उनका बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स और टाइडल फोर्स है इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारा जो मैटर था कंपेनियन स्टार का वो इजेक्ट हो गया। जो इजेक्टिंग मटेरियल था, द इजेक्टिंग मैटर ऑन कंडेंसेशन फॉर्म्ड डिफरेंट प्लैनेट। ये बताते हैं कि जो उससे जो इजेक्ट करके मैटर निकला वही कंडेंसेशन हो गया और उसी ने प्लैनेट्स बनाए। नंबर 2 इज़ सुपरनोवा थ्योरी ऑफ होयल। होयल ने इन 1946 में थ्योरी दी थी। उसने बताया था, होयल प्रपोज्ड दैट देयर आर 2 स्टार्स इन द यूनिवर्स। उसने बताया लेकिन हमारे यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही स्टार है, दैट इज़ प्रिमिटिव सन एंड अ कंपेनियन स्टार। अब जो कंपेनियन स्टार है, द कंपेनियन स्टार एक्सप्लोडेड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जॉशन ऑफ इट्स हाइड्रोजन फ्यूल। ये बता रहा है जो कंपेनियन स्टार है वही एक्सप्लोड हो गया। द एक्सप्लोजन resulted in the spread of a huge volume of dust and gaseous mass। इसकी एक्सप्लोजन की वजह से क्या हो गया, ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट भी निकला और गैसेस मास निकला। इट ऑल्सो कॉज न्यूक्लियस ऑफ द स्टार टू बी थ्रोन आउट, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस भी बाहर हो गया। अब जो गैसेस मैटर रह गया, द गैसेस मैटर कमिंग आउट, जो रह गया, जो निकल रहा था, स्टार्टेड मूविंग अराउंड द प्रिमिटिव सन इन अ डिस्क शेप्ड मैनर। वही गैसेस मैटर सन के इर्द गिर्द घूमने लगा डिस्क की शेप में। द मैटर ऑफ द डिस्क लेटर ऑन बिकेम द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द फ्यूचर प्लैनेट्स। यही मैटर जो थे यही बन गए, क्या यही बिल्डिंग मटेरियल बन गए किसके, हमारे फ्यूचर प्लैनेट्स के और फ्यूचर जो भी सैटेलाइट्स थे। उसके बाद है नंबर 3 पे मीटेराइट हाइपोथेसिस ऑफ ओटो सेचमेंट। अब इसने क्या बताया है, ही assumed, उसने क्या बताया, assumes द फॉर्मेशन ऑफ द सन एंड द प्लैनेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। क्या इसने बताया कि जो हमारा सन है और जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये दोनों अलग डिफरेंट सोर्सेज से बने हैं। ये बता रहा है कि इन द सन्स एवोल्यूशन इट कैप्चर्ड अ कोल्ड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस विद इट्स ओन कंसिडरेबल एंगुलर मोमेंट। कहते हैं सन की एवोल्यूशन उसने खुद की है, उसके आप कोल्ड डस्ट और गैस का कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसकी वजह से सन का एवोल्यूशन हो गया। फिर बता रहा है रोटेशन इन द सन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड लेड टू ए कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीटेराइट पार्टिकल्स बाय मास डेंसिटी एंड डायमेंशंस। कह रहे हैं इसी रोटेशन, जब सन की रोटेशन होगी उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो मीटेराइट्स हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए बाय मास एंड डायमेंशंस। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से क्या हो गया, हु सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी वजह से जिसका भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वॉज वीकर दैन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोलैप्स्ड इनटू द सन। जिसका भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वीकर था, मीटेराइट का जिसका भी, जिस मास का भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वीकर था सन से, वो क्या हो गया, वो सन के बीच में कोलैप्स हो गया। Collapsing of particles started and they collided with each other and aggregated। फिर धीरे धीरे जैसे ही पार्टिकल्स कोलैप्स होने लग गए, वो धीरे धीरे फिर एक दूसरे से कोलाइड होने लगे। जैसे वो कोलाइड होने लगे तो वो एक दूसरे के साथ मिल गए, एग्रीगेटेड हो गए। उसकी वजह से क्या हो गया, एक्रीशन ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर
एग्रीगेट्स, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगी लार्जर एग्रीगेट्स की। These larger aggregates later formed planets from the original meteorite material। यही जब larger aggregates बन गए, यही लास्ट में planet बन गए। असली इनका क्या था? from the original, असली किससे बने थे? meteorite material से बने थे। अब मुझे लगता है आपको आज का ये जो मैंने टॉपिक है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। थैंक यू।